नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला है जहां सबकी क्लास लगती है और खबर का हर चैप्टर इतने विस्तार से खोलता हूं कि आप उस खबर के मास्टर होकर निकलते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में आपके लिए क्या क्या लेकर आया हूं। आज आपको बताने वाला हूं कि नरेंद्र मोदी बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं और एक ऐसा रिस्क ले रहे हैं कि पूरी दुनिया हिल जाएगी। वो कौन सा रिस्क नरेंद्र मोदी ले रहे हैं, आज उसके बारे में आपको बताऊंगा। देश के लिए पीएम मोदी का वो फैसला जिससे चौतरफा हमले होंगे, वो चैप्टर आज आपको बताऊंगा जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, जिसकी कहीं चर्चा भी नहीं हो रही। आज उसके बारे में बात करूंगा। रुपया मजबूत करने के लिए मोदी डॉलर की लंका लगाएंगे, कैसे, आज उसकी बात करूंगा। रूस यूक्रेन को जमाकर हराएगा, आज इस सवाल का जवाब भी दूंगा। और मोदी के मंत्री को सबके सामने मंच से सॉरी क्यों बोलना पड़ा, इसका भी चैप्टर। और आखिर में सबसे बड़ा चमत्कार, अब शरीर के अलावा लब में खून बनेगा, उस खून के बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन पाठशाला और सबसे पहले दिन भर की सारी बड़ी खबरों का एक साथ रिवीजन, फिर खोलूंगा पहला चैप्टर। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में कांग्रेस की महापौर हेमा देशमुख के सामने लोगों को हिंदू देवी देवताओं को न मानने की शपथ दिलाई और इसका वीडियो बहुत वायरल हो रहा है और विवाद हो गया। यह वीडियो कथित बौद्ध सम्मेलन का बताया जा रहा है जिसमें लोगों को देवी देवताओं की पूजा न करने की शपथ दिलाई गई। इस मुद्दे पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा, राहुल गांधी से जवाब मांगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आज हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार किया। वो कांगड़ा गए, उन्होंने एक एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए अपना काफिला रुकवा दिया। इससे पहले गुजरात में भी प्रधानमंत्री मोदी ने एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए अपना काफिला रुकवाया। जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ यानी DY चंद्रचूड़ भारत के 50वें चीफ जस्टिस बन गए। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ दिलाई। जस्टिस चंद्रचूड़ 2 साल यानी अब से लेकर 10 नवंबर 2024 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ भारत के 16वें चीफ जस्टिस हैं और YV चंद्रचूड़ के बेटे। जस्टिस चंद्रचूड़ अयोध्या विवाद पर फैसला देने वाली बेंच का भी हिस्सा रहे हैं। पद संभालने के बाद जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि वो शब्दों से नहीं, अपने काम से लोगों को भरोसा दिलाएंगे। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को आज सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को रामपुर सदर सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए 10 नवंबर तक नोटिफिकेशन जारी नहीं करने के निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल सेशंस कोर्ट को भी यह आदेश दिया कि वो गुरुवार को आजम खान की सजा पर रोक की याचिका पर फैसला दे दे। रामपुर सदर सीट आजम खान की सदस्यता रद्द होने से खाली हुई है। हेट स्पीच के मामले में आजम खान को हाल ही में दोषी करार दिया गया था। ट्विटर के बाद अब फेसबुक की पेरेंट कंपनी जो है मेटा, वहां भी बड़े पैमाने पर छटनी हो रही है। 11,000 से ज्यादा कर्मचारियों को छांटा जाएगा, छटनी होगी। इस फैसले के बाद कंपनी के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग ने छटनी पर दुख जताते हुए माफी मांगी। मार्क जुकरबर्ग ने बताया कि वो अपनी टीम से 13% कर्मचारियों को निकाल रहे हैं। मार्क ने कहा कि व्यापक आर्थिक मंदी, बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा और विज्ञापन हानि की वजह से जो प्रॉफिट है वो उम्मीद से काफी कम हो गया है। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान की टीम 13 साल के बाद T20 विश्व कप के फाइनल में पहुंची है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीता, पहले बैटिंग की, 152 रन बनाया। पाकिस्तान के बाबर और रिजवान की जोड़ी तो जबरदस्त चली, बिना विकेट गवाए 105 रन की साझेदारी कर ली और फिर पाकिस्तान की जीत को आसान बना दिया। बाबर ने 53, रिजवान ने 57 रन बनाए। कल रात आए जोरदार भूकंप की वजह से नेपाल में 6 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हुए हैं। भूकंप की तीव्रता 6.3 थी रेक्टर स्केल पर। उत्तर भारत में भी इसके जोरदार झटके महसूस किए गए। भूकंप का एपिसेंटर नेपाल के मणिपुर में जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। यहां दोती जिले में घर गिरने से 6 लोगों की जान गई। बचाव के काम में नेपाल ने सेना को उतारा है। ब्रिटेन में किंग चार्ल्स की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। किंग चार्ल्स और उनकी पत्नी क्वीन कैमिला पर 3 अंडे फेंके गए। पुलिस ने अंडा फेंकने वालों को गिरफ्तार कर लिया है। किंग और क्वीन यॉर्क सिटी के दौरे पर थे, जहां कुछ लोगों ने उनका विरोध किया और उन पर अंडे फेंके।
तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन, अब पाठशाला की पहली क्लास, और इसमें उस बड़े रिस्क का चैप्टर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे हैं। और यकीन मानिए जो रिस्क पीएम मोदी ले रहे हैं उससे पूरी दुनिया हिल जाएगी। आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आया। नरेंद्र मोदी के लिए आप इतना तो जानते हैं कि वो देश के अंदर बड़े फैसले लेने से पीछे नहीं हटते, वो देश के अंदर बड़े बदलाव लाने से पीछे नहीं हटते। वो ऐसे फैसले लेते हैं जिसके राजनीतिक परिणाम क्या होंगे ये सोचकर लोग सालों साल तक चुपचाप बैठे रहे। देश में सब कुछ हिलाकर सही करने में विश्वास रखते हैं। लेकिन अब नरेंद्र मोदी जो फैसला ले रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि उससे दुनिया हिल जाएगी और इस कदर हिलेगी कि नरेंद्र मोदी और भारत पर हो सकता है चौतरफा हमले शुरू हो जाए। आज उनके बारे में कि वो क्या हमले होंगे, क्या खतरा है, क्या फैसला है, इस पर चर्चा करूं, क्योंकि पूरी दुनिया, आपको इतना तो पता है कि अमेरिका के डॉलर के पीछे भागती है। ये सबको पता है, रोज आप भी सुनते हैं डॉलर बढ़ गया, रुपया गिर गया, वगैरह वगैरह आप सुनते हैं ना। सरकारें हो, कंपनियां हो, मार्केट हो, किसी का काम डॉलर के बिना नहीं चलता। दुनिया में कोई देश हो, उसकी करेंसी की वैल्यू डॉलर के मुकाबले देखी जाती है, डॉलर की वैल्यू नहीं देखी जाती। डॉलर के मुकाबले आपके रुपए की, आपके करेंसी की वैल्यू क्या, ये देखा जाता है। मतलब डॉलर जो है वो क्लास का वो लड़का हो गया कि उसके मुकाबले आपके बच्चे के नंबर कितने आए ये चेक हो। आपका बच्चा कितना भी अच्छा कर रहा हो, उसकी परफॉर्मेंस डॉलर नाम के बच्चे के परफॉर्मेंस से चेक की जाएगी। क्यों भाई? इंटरनेशनल ट्रेड में किसी को सुई भी खरीदनी होती है तो पेमेंट डॉलर में करता है। यानी डॉलर का ऐसा रुतबा है, ऐसा दबदबा है कि दुनिया भर में डॉलर की दादागिरी चलती। अब कहेंगे शुरू में मैंने कहा प्रधानमंत्री मोदी रिस्क ले रहे हैं, उसकी बात करूंगा, अब डॉलर की बात क्यों कर रहा हूं अभी आपको बताऊं। डॉलर के सामने दूसरी करेंसीज बेबस हो जाती, इसके सामने दुनिया के दूसरे देश बेबस हो जाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी दबदबे को, इसी दादागिरी को खत्म करना चाहते हैं, इसे बदलना चाहते हैं। और यही वो बड़ा रिस्क है जो वो उठाने जा रहे हैं। वो डॉलर की इस बादशाहत को खत्म करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कैसे वो बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, ये मैं आपको आज विस्तार से बताता हूं। अभी तक आपको पता होगा कि भारत और रूस के बीच अंतरराष्ट्रीय ट्रेड की पेमेंट रुपए में हो सके, इस पर बात चल रही कि अगर भारत रूस से कुछ सामान खरीद रहा है तो सीधा रुपया देगा, डॉलर नहीं देगा। इसका प्रयास चल रहा है। लेकिन अब नरेंद्र मोदी और भारत सरकार डॉलर के उस दबदबे को कम करने के लिए, रुपए को और मजबूत करने के लिए अब इस बात को सिर्फ रूस तक सीमित नहीं रख रहे। भारत रूस के अलावा कई और देशों से ऐसी ही बातचीत कर रहा है कि हटाओ डॉलर, सीधा रुपया में बात होगी, सीधा तुम्हारी करेंसी में बात होगी, ये बीच से डॉलर को हटाओ। यानी अगर आप इसको मोटे तौर पर समझने का प्रयास करें, छोटे तौर पर, बिल्कुल सरल भाषा में, तो नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं कि अगर रूस और भारत आपस में कर रहे हैं व्यापार, तो रूस की करेंसी है रुबल, भारत का है रुपया, और बीच में आ जाता था डॉलर कि भैया रूस से जिसको जो सामान खरीदना है वो डॉलर में पेमेंट करेगा, या इंडिया जो है वो डॉलर में पेमेंट करेगा रूस को। अब नरेंद्र मोदी ये कर रहे हैं कि ये डॉलर को कह रहे हैं कि तुम खत्म, जाओ, रूस से होगा रुबेल में बात और रुपये में बात। अब रुपया और रुबेल साथ में चलेंगे। डॉलर को बोला अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और बीच से निकल जाओ। अब ये बहुत बड़ी चीज है, और सिर्फ रूस के साथ नहीं, इसमें श्रीलंका को लेकर आ रहे हैं कि तुमसे सीधे डील होगी, हटाओ डॉलर। मालदीव से बात कर रहे हैं। कई साउथ ईस्ट एशियाई देशों से चर्चा चल रही है कि डायरेक्ट रुपए में बिजनेस होगा। कुछ
अफ्रीकन और लैटिन अमेरिकन देश हैं जिनसे चर्चा चल रही है, हटाओ डॉलर को बीच से, हटाओ इसका दबदबा। यानी एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह तय कर लिया है कि अमेरिकी डॉलर का जो सालों से वर्चस्व है, उस पर जो निर्भरता है, उसको अब कम किया जाए, अपने रुपए को मजबूत किया जाए। और यह बहुत बड़ा निर्णय है। फिलहाल भारत का कोई एक्सपोर्टर अपना सामान बेचता है तो उसे डॉलर में पेमेंट मिलती है, उसे वो रुपए में कैश कराता है, उसमें कन्वर्जन रेट में पैसा चला गया सो अलग। फिर भारत का कोई इंपोर्टर दूसरे देश से माल खरीदता है तो वो दूसरे देश को डॉलर में पेमेंट करता है, वहां कन्वर्जन रेट लगता है सो अलग। क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर एक कॉमन करेंसी है जिसमें माल बेचा और खरीदा जाता है। लेकिन इस पेमेंट सिस्टम में अगर डॉलर को हटाना है तो यह तभी हो सकता है कि ट्रेड करने वाले आपस में यह तय कर लें कि डॉलर की जगह अपनी अपनी करेंसी में माल खरीदेंगे और बेचेंगे। इससे डॉलर पर निर्भरता कम होगी और डॉलर का दबदबा भी कम हो जाएगा, जिसके सहारे अमेरिका अपनी दादागिरी दिखाता है, वो दादागिरी भी डाउन हो जाएगी, आवाज नीचे, यह वाला हिसाब चलेगा। और यह बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं नरेंद्र मोदी। कैसे भारत पर, नरेंद्र मोदी पर हमले बढ़ सकते हैं, यह आगे बताऊंगा, लेकिन पहले सुनिए कि इसका इंपैक्ट अमेरिका पर क्या होगा। अमेरिका की हालत खराब हो सकती है अगर उसके डॉलर को इस तरह से चुनौती दी जाए, और इसीलिए इस चुनौती को देने के बड़े रिस्क हैं। आपने देखा ही है कि कैसे यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत पर दबाव डाला गया कि रूस से हट जाओ, रूस से दोस्ती तोड़ दो, उसके खिलाफ वोट करो। अब अगर अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व को चुनौती दी जाएगी और अमेरिकी डॉलर की नरेंद्र मोदी लंका लगाने पर आ जाएंगे कि हटाओ इसके डॉलर को बीच से, तो आप सोचिए क्या होगा। चौतरफा हमले शुरू होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। वो लॉबी फिर से जुट जाएगी जो इस तरह की किसी चुनौती को पसंद नहीं करती। किसको अच्छा लगता है कि सालों साल से अमेरिका राजा बना हुआ है, डॉलर राजा बना हुआ है, और कोई नरेंद्र मोदी, कोई भारत आए और कहे कि हटाओ डॉलर को, ये किसी को पसंद आएगा? पूरी लॉबी है भाई, टूल किट वाली लॉबी। कितने एनजीओज हैं, उनको डॉलर में पेमेंट आता है, वो एनजीओज खड़े हो जाएंगे अलग अलग। कैसा उनका काम चलता है वो आपको पता है, इस देश में एनजीओज पर क्या कार्रवाई हुई है। बड़े बड़े स्टार वगैरह वगैरह जो ट्विटर पर चलते हैं, अलग अलग लॉबीज एक्टिव हो जाएंगी अगर ये काम आगे बढ़ने लग गया। तो मैं आपको बता रहा हूं, भारत और भारत के प्रधानमंत्री को टारगेट किया जाएगा। छवि खराब करने से लेकर प्रेशर बनाने तक का काम होगा। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। ये एक ऐसा काम है जो कोई और करने की हिम्मत नहीं दिखा रहा था कि डॉलर को अमेरिका को चुनौती दे। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हटाओ डॉलर, क्योंकि डॉलर को अमेरिका हथियार बनाता रहा है। यूक्रेन युद्ध में भी आपको याद होगा, यूक्रेन युद्ध की वजह से पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगा दी। इससे रूस को डॉलर पर चलने वाले ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम से बाहर कर दिया गया। ये डॉलर देगा तो लेना नहीं है, कि रूस को इससे तड़प होगी, उसको तकलीफ होगी, वो परेशान होगा। रूस का 630 बिलियन डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार फ्रीज कर दिया गया कि डॉलर ही नहीं होगा तो कहां से खरीदेगा। ये क्यों कर पाया अमेरिका? क्योंकि पूरी दुनिया को उसने डॉलर का गुलाम बना के रखा है कि डॉलर नहीं होगी तो दुनिया नहीं चलेगी, हिसाब बना दिया। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं अपना डॉलर जेब में डालो, दुनिया चलेगी और तुम्हारे बिना चलेगी। रूस के सेंट्रल बैंक को भी इंटरनेशनल पेमेंट के स्विफ्ट सिस्टम से बाहर किया गया। यह सब अमेरिका ने डॉलर के दम पर किया था। इसी डॉलर के दम को बेदम करने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। दुनिया में डॉलर का दबदबा ऐसा है, आज की स्थिति आप समझिए कैसी। दुनिया में इतनी सारी करेंसीज हैं, इतनी करेंसी, आप देखिए डॉलर का दबदबा। पाउंड है वगैरह वगैरह, यूरो सब है, लेकिन डॉलर का आप देखिए। दुनिया में, दुनिया का बता रहा हूं, दुनिया में जो विदेशी मुद्रा भंडार है, विदेशी मुद्रा भंडार, जो दुनिया में अलग अलग कंट्रीज जो हैं वो विदेशी मुद्रा को रखती हैं बुरे वक्त के लिए, उसमें से 60% डॉलर है भैया, डॉलर। यानी बड़े बड़े देश जो हैं वो जेब में बुरे वक्त के लिए संभाल कर किसको रखते हैं? इस डॉलर को रखते हैं।
क्यों? क्योंकि डॉलर को राजा बना के रखा लोगों ने। करीब 40% जो ग्लोबल ट्रेड है, उस ग्लोबल ट्रेड का पेमेंट किसमें होता है? डॉलर में होता है। डॉलर 40%। दुनिया में अनगिनत करेंसीज हैं, अनगिनत करेंसीज, लेकिन 40%, 10 अगर लोग बिजनेस कर रहे हैं तो 4 लोग डॉलर में पेमेंट करते हैं। बाद में कोई पाउंड में करता होगा, यूरो में करता होगा, दूसरे में करता होगा। ये डॉलर का रौला है बॉस, जलवा है। और नरेंद्र मोदी कह रहे हैं इसी रौले को तोड़ना है, क्योंकि जब तक ये नहीं टूटेगा तब तक दूसरी करेंसीज मजबूत नहीं। ये गए दिन अमेरिका के और उसके डॉलर। अमेरिकी डॉलर कैसे देशों की मजबूरी बन गया, इसे आप भारत के ही उदाहरण से समझिए। और इसको समझने के लिए आपको आंकड़ा देता हूं कि क्या हुआ है भारत में। डॉलर कैसे बना मजबूरी दुनिया के लिए, और इसका भारत के एग्जांपल से आप समझिए। भारत जो 80%, 86% ट्रेड करता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, वो किस में करता है? वो करता है यूएस डॉलर में। यूएस डॉलर बॉस 86%। 8% करता है ट्रेड जो करता है वो यूरो में करता है, और 2%, मात्र 2% रुपए में होता है, क्योंकि कुछ और कंट्रीज हैं जहां रुपया करेंसी है। जबकि अमेरिका से इंपोर्ट, भारत अमेरिका से इंपोर्ट कितना करता है? यूएस से इंपोर्ट 5%, और एक्सपोर्ट कितना करता है? यूएस को एक्सपोर्ट करता है 15%। मतलब अपना 100 सामान बनाता है तो वो 15 सामान अमेरिका को देता है, बाकी 85 सामान दुनिया के दूसरे हिस्सों में देता है भारत। लेकिन उसके लिए 100 रुपया खर्च करता है तो 86 जो है ट्रेड जो होता है वो डॉलर में होता है, 86%। जबकि एक्सपोर्ट मात्र 15% और इंपोर्ट तो यूएस से मात्र 5%। ये रहा है डॉलर का जलवा, इतने सालों से बना हुआ। और क्यों बन गया, कैसे डॉलर का बना? पहले डॉलर इतना मजबूत नहीं था, दुनिया डॉलर के आगे पीछे नहीं नाच रही थी, पाउंड के आगे पीछे नाचती थी। कैसे बदला वो अभी बताता हूं। लेकिन अभी क्या हो रहा है वो समझिए। डॉलर के वर्चस्व को कम करने के लिए इसी साल जुलाई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बड़ा कदम उठाया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन जारी करके यह बताया कि अब रुपए में इनवॉइस बनाने, पेमेंट करने और आयात निर्यात का सेटलमेंट करने की अतिरिक्त व्यवस्था की गई। आरबीआई ने बताया कि इस व्यवस्था को अमल में लाने से पहले बैंक्स को रिजर्व बैंक के फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट से अनुमति लेने की जरूरत हो। रुपए में अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड के नियम क्या होंगे यह भी आरबीआई ने बता दिया, जिसके तहत सारे निर्यात और आयात की वैल्यू और उसका इनवॉइस रुपए में होगा, सब रुपए में होगा। डॉलर खत्म। जिस देश से व्यापार कर रहे हैं उसकी करेंसी का एक्सचेंज रेट बाजार पर निर्भर करेगा, यानी बीच से डॉलर को हटा दिया। इसके अलावा रुपए में अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड के लिए आरबीआई ने वॉस्त्रो अकाउंट बनाया। किस अकाउंट की बात कर रहा हूं भैया? एक नया सिस्टम बना दिया आरबीआई ने, उसको कहते हैं वॉस्त्रो। ये सब पढ़िए, जानिए, समझिए। वॉस्त्रो अकाउंट खोलने की बात की। आरबीआई ने बताया कि बैंकों को रुपी वॉस्त्रो अकाउंट खोलना होगा, और इससे क्या होगा जरा इसको समझिए। वॉस्त्रो अकाउंट होता क्या है? ये वॉस्ट्रो अकाउंट होता है, एक ऐसा अकाउंट होता है जो एक बैंक दूसरे बैंक के लिए खोलता है। उदाहरण के लिए किसी विदेशी बैंक का वॉस्ट्रो अकाउंट भारत में किसी बैंक की तरफ से संभाला जाता है। जैसे अमेरिका का कोई बैंक भारत के एसबीआई बैंक में अपना खाता खोले, लेकिन यह खाता रुपए में मेंटेन, डॉलर में नहीं। यानी यह खाता विदेशी बैंक का होगा, लेकिन करेंसी उस देश की होगी जहां यह वॉस्ट्रो अकाउंट खोला गया है। अब भारत और रूस के बीच रुपए में व्यापार के लिए वॉस्ट्रो अकाउंट कैसे मदद करेगा, इसको भी समझ लीजिए। सबसे पहले भारत के बैंक को रूस के बैंक में वॉस्ट्रो अकाउंट खुलवाना हो। जैसे सितंबर महीने में
यूको बैंक यानी यूनाइटेड कमर्शियल बैंक ने रूस के प्राइवेट बैंक गैज़प्रोम उसमें अपना एक वॉस्ट्रो अकाउंट खुलवा दिया। वॉस्ट्रो अकाउंट मतलब उससे कहा कि एक कमरा हमको किराए में दे दो। जैसे मेरा फ्लैट है और मेरे फ्लैट में कोई आके मेरा दोस्त कह रहा है कि मुझे तुम जो है एक कमरा किराए पे दे दो, और मैं तुमको जो है मेरा जो साथी होगा वो वहां आकर रहेगा, लेकिन वो तुम्हारा जानकार होगा, कोई तीसरा नहीं होगा, यानी डॉलर नहीं होगा। इसी तरह अक्टूबर में रूस के सबसे बड़े बैंक स्बरबैंक ने दूसरे सबसे बड़े बैंक वीटीबी बैंक ने दिल्ली में यूको की शाखा में अपना खाता खुलवाया। अब खाता तो खुल गया, लेकिन इसके जरिए अंतरराष्ट्रीय ट्रेड कैसे होगा भाई? इस व्यवस्था के जरिए इंपोर्ट करने वाले भारतीय इंपोर्टर रुपए में पेमेंट करेंगे और इस पेमेंट को विदेशी बैंकों के स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। इसको आप इस तरह से समझिए कि कैसे वॉस्ट्रो अकाउंट काम करेगा। मान लीजिए रूस का बैंक है, रूस का बैंक है और ये भारत का बैंक। अभी क्या होता है कि अगर आपको ट्रेड करना है, और इसकी करेंसी क्या बताई मैंने आपको? रूबल बताई। यहां से यहां किस में होता है? डॉलर में होता है आज की डेट में, और यहां जो होता है वो रुपया होता है। आपने डॉलर दिया, ये डॉलर यहां बैंक अकाउंट में आया, रुपए में कन्वर्ट हुआ, हर जगह कन्वर्जन रेट लग रहा है। अब ये वॉस्ट्रो अकाउंट में क्या होगा कि रूस में ही एक छोटा सा अकाउंट यहां भारत वाले बैंक का खुल गया और भारत के बैंक में रूस वाले बैंक का खुल गया, और इन दोनों ने मिलकर कहा कि भैया तुम एक काम करो डॉलर वाले भाई, तुम अपनी दुकान कहीं और लगाओ, हमको तुम्हारी जरूरत नहीं। और यहां से रुपया जो है सीधा जो है ये रुपये में आ रहा है, और यहां से जो आना है वो सीधा रूबल में आ सकता है। डॉलर को बीच से इन्होंने मिटा दिया। तो सीधे सीधे पूरी कोशिश ये है कि डॉलर का वर्चस्व खत्म कर। इससे फायदा ये होगा कि डॉलर के हटने से पहले करेंसी एक्सचेंज करने पे जो नुकसान होता था वो नुकसान नहीं होगा। पहले हम रुपए को डॉलर में बदलते थे, फिर डॉलर को दूसरे देश की करेंसी में बदलते थे, एक्सचेंज रेट लगता था, व्यापार करने वाले देशों को नुकसान होता था, करोड़ों के व्यापार में ये नुकसान बहुत बड़ा होता था, लेकिन अब ये नुकसान नहीं होगा। दूसरी बात, एक्सचेंज रेट की वजह से हो रहा नुकसान अगर नहीं होगा तो दूसरे देश भी सीधे भारत की करेंसी से डील करेंगे, इससे व्यापार भी बढ़ेगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अभी रुपए में भारत का व्यापार करीब 2% होता है, लेकिन रुपए में व्यापार करने को बढ़ावा देने वाली नीति से रुपए में व्यापार 2% से बढ़कर अगले 5 साल में 20% तक पहुंच सकता है। और अगर ये 20% तक पहुंचा तो आप ये भी समझिए कि जो इंडिया 86% ट्रेड डॉलर में करता था वो ट्रेड 86% घटकर 60% 66% पे आ सकता है, यानी डॉलर को नुकसान होगा। तीसरी बात, इससे रुपए को मजबूती मिलेगी, रुपए की दुनिया में स्वीकार्यता बढ़ेगी, दूसरी करेंसी पर निर्भरता भी कम होगी, दूसरे देशों को भी संकेत मिलेंगे कि वो डॉलर को छोड़कर भारतीय रुपए में व्यापार करें, यानी डॉलर की गुलामी खत्म होगी। कई एक्सपर्ट ये मानते हैं कि रुपए में पेमेंट करने से भारत का निर्यात रूस को बढ़ जाएगा, इससे रूस के साथ व्यापार घाटे को कम करने में भी मदद मिलेगी। अभी रूस के साथ हमारे आयात निर्यात का अंतर बढ़ा है। 2021-22 में भारत का एक्सपोर्ट $3.25 बिलियन था और इंपोर्ट 9 या 10 बिलियन डॉलर के आसपास था। भारत का टारगेट है कि व्यापार घाटे को कम किया जाए और रूस के साथ व्यापार को $13 बिलियन से $30 बिलियन तक पहुंचाया जाए। रुपए में अंतरराष्ट्रीय व्यापार आसान हो सके, इसके लिए आज ही मोदी सरकार ने विदेशी व्यापार नीति में बदलाव किए हैं। सरकार ने एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम के तहत अंतरराष्ट्रीय व्यापार की पेमेंट रुपए में करने की इजाजत दे दी। सरकार की तरफ से कहा गया है कि भारत की करेंसी के इंटरनेशनलाइजेशन में कई देशों ने रुचि दिखाई, यानी नरेंद्र मोदी दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव लाने जा रहे हैं अगर वो इसी तरह से रुपए को दुनिया के दूसरे हिस्सों तक पहुंचा दें और डॉलर को कमजोर कर दें। मतलब अपनी लकीर लंबी खींच रहे हैं, रुपया जो है उसको स्वीकार्य बना रहे हैं और डॉलर का दबदबा खत्म कर रहे हैं। लेकिन आज आपको जानना चाहिए कि डॉलर का दबदबा दुनिया में हुआ कैसे, और इसका करीब 100 साल पुराना इतिहास है। पहले डॉलर इतना मजबूत नहीं था भाई। पहले विश्व युद्ध से पहले, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले ब्रिटिश पाउंड सबसे ताकतवर होता था।
क्योंकि दुनिया में जगह जगह पर ब्रिटिश राज था और ज्यादातर ट्रेड पर इन्हीं का कब्जा था। लेकिन पहले विश्व युद्ध में मुख्य तौर पर ब्रिटेन को बहुत नुकसान हुआ। इससे ब्रिटेन का दबदबा कम हुआ और अमेरिका का दबदबा शुरू हो गया। उस वक्त हालात ये हो गए कि ब्रिटेन ने युद्ध के लिए अमेरिका से जो उधार ले रखा था उसे युद्ध के बाद ब्रिटेन चुका नहीं पाया, क्योंकि अमेरिका से लिया हुआ उधार ब्रिटेन ने युद्ध में फ्रांस को दे दिया, ऐसे दूसरे लोगों को दे दिया, उनको सपोर्ट करने में खर्च कर दिया। अब फ्रांस जैसे सहयोगी देश जब उसे लौटा नहीं पाए तो ब्रिटेन भी अमेरिका को उधार नहीं चुका पाया। ऐसे में पहले विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस जैसे देशों ने विश्व युद्ध का खर्च जर्मनी से वसूलने वाले समझौता करने पर जर्मनी को मजबूर किया कि जर्मनी भरेगा हमारा खर्चा। इसी समझौते की वजह से आने वाले सालों में जो तनाव बढ़ा वो 1939 में दूसरे विश्व युद्ध का आधार बना। पहले विश्व युद्ध के समय अमेरिका की स्थिति यह थी कि पहले विश्व युद्ध में अमेरिका ने देर में एंट्री की थी, उसे नुकसान कम हुआ और उस युद्ध में हथियारों और सामान की सप्लाई का मेन सप्लायर अमेरिका ही था। इससे अमेरिका का व्यापार खूब बढ़ा और वहां अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगी। तो वो डूबने, बाकी जो है वो डूबते चले गए, अमेरिका ऊपर चला गया। वहीं ब्रिटेन जैसे देश कमजोर हो रहे थे। पहले विश्व युद्ध के बाद जिन देशों को आर्थिक तौर पर बड़ा नुकसान हुआ और वो युद्ध में लिया गया उधार नहीं चुका पा रहे थे, वो अपने वित्तीय संकट से निकलने के लिए अमेरिका के पास गए। अमेरिका से वहां के बॉन्ड खरीदकर, सोना रखकर अमेरिका से अपने लिए बड़ी रकम उठाई। इसके बाद दूसरा विश्व युद्ध आते आते अमेरिका बहुत मजबूत स्थिति में आ गया और डॉलर मजबूत हो गया। 1944 में जब दूसरा विश्व युद्ध चल ही रहा था तब अमेरिका और उसके सहयोगियों समेत 44 देशों ने ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट को साइन कर लिया। इस समझौते में दूसरी करेंसी को 1% के फिक्स्ड रेट पर अमेरिकी डॉलर में कन्वर्ट करने का नया सिस्टम बना। मतलब डॉलर को मजबूत कर दिया गया कि तुम जो है हमको अगर 100 रुपया दे रहे हो तो उसमें से 1 रुपया जो है हम कन्वर्जन का लेंगे और तुमको डॉलर दे देंगे, क्योंकि मान लिया गया कि डॉलर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस समय दूसरे देश बहुत कमजोर स्थिति में थे, अमेरिका मजबूत था। इसलिए विश्व युद्ध जब खत्म हुआ तो अमेरिका के सहयोगी दलों ने अपने करेंसी रिजर्व के लिए अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल करने पर हामी भर दी कि लो भाई करो। ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के तहत ही बाद में वर्ल्ड बैंक, IMF जैसी संस्थाएं भी अस्तित्व में आई और इस समझौते के बाद ही डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी बन गया और इसने दुनिया की रिजर्व करेंसी के तौर पर एक तरह से ब्रिटिश पाउंड को रिप्लेस कर दिया। अमेरिकी डॉलर को इतना महत्व इसलिए भी दिया जा रहा था क्योंकि अमेरिका की इस करेंसी के पास बड़े गोल्ड रिजर्व का सपोर्ट भी था। उस वक्त अमेरिका के पास दुनिया का सबसे ज्यादा 75% गोल्ड रिजर्व था और ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के तहत डॉलर को गोल्ड में भी कन्वर्ट किया जा सकता था। इसकी वजह से दूसरे देशों ने गोल्ड रिजर्व की जगह पर अमेरिकी डॉलर का भंडार जमा करना शुरू किया। दूसरे देशों ने अमेरिका की ट्रेजरी सिक्योरिटी खरीदनी शुरू की। इससे अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अमेरिका और अमेरिकी डॉलर का प्रभुत्व बढ़ता चला। लेकिन अमेरिका ने पिछले 100 साल में जो बनाया वो अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खत्म करने की दिशा में बढ़ रहे हैं तो उन्हें बड़ी चुनौती और बड़े खतरे का सामना करना पड़ा, क्योंकि जिसे अमेरिका ने 100 साल में बनाया उसे एक झटके में खत्म तो होने नहीं देगा। लेकिन भारत के लिए यह गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जैसे पाउंड तब खत्म हुआ जब ब्रिटेन डूब रहा था, दूसरे देश डूब रहे थे और अमेरिका चढ़ रहा था, वैसे ही आज दूसरे देश डूब रहे हैं। यूरोप डूब रहा है, अमेरिका में मंदी आएगी, ब्रिटेन में मंदी आएगी और भारत का सूरज चढ़ रहा है। तो नरेंद्र मोदी ने यह रिस्क बहुत स्ट्रैटेजिकली लिया कि यही सही समय है जब रुपए को स्थापित कर दो दुनिया में। बताओ कि हम बढ़ती अर्थव्यवस्था है, दुनिया जब डूब रही है, रुपए में कोई खतरा नहीं है और डॉलर को नीचे लाने का, उसका वर्चस्व खत्म करने का यह परफेक्ट समय है। दुनिया के कई एक्सपर्ट मानते हैं कि डॉलर पर निर्भरता कम होगी तो किसी भी संकट की स्थिति में दुनिया भर की करेंसीज में इतना उतार चढ़ाव नहीं होगा जैसा अभी हो रहा है। अर्थव्यवस्था में इतनी उथल पुथल नहीं होगी जैसी आज हो रही है। जो आज हो रहा है वो रुकेगा और इसलिए भारत इस दिशा में काम कर रहा है कि अपना व्यापार ज्यादातर अपनी करेंसी में। भारत न सिर्फ ये कर रहा है बल्कि भारत यूक्रेन युद्ध के बीच लोगों की जान बचाने के लिए भी उतर गया है।
दुनिया के लिए इस वक्त बड़ा संकट है रूस यूक्रेन का युद्ध, जिसमें अर्थव्यवस्थाएं तबाह हो रही हैं, जिससे महंगाई बढ़ रही है। और इससे बड़ा संकट यह है कि अगर रूस यूक्रेन का युद्ध ना रुका तो सर्दियों में लाखों लोग ठंड में मर जाएंगे, किसी हथियार की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे वक्त में दुनिया को लग रहा है कि अगर कोई रूस और यूक्रेन के युद्ध को रोक सकता है, अगर कोई दुनिया को बचा सकता है, अगर कोई लाखों लोगों की जान बचा सकता है, तो वो भारत है। क्योंकि भारत ही तो डॉलर को चुनौती दे रहा है, भारत ही तो सबसे तेजी से बढ़ रहा है, दुनिया को दिख रहा है ना भाई। इसी भारत ने दुनिया को वैक्सीन देकर बचाया ना। दुनिया को बचाने और लाखों लोगों की जान बचाने के लिए भारत उतर भी गया है। ये जो आपको चैप्टर बता रहा था उसका एक्सटेंडेड वर्जन बता रहा हूं अब, कि अब भारत डॉलर को तो नीचे लाएगा ही, रुपया को स्थापित करेगा ही, दुनिया को कैसे बचाएगा ये देखिए। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 2 दिन के लिए रूस गए थे। यूक्रेन युद्ध के 8 महीने में पहली बार ऐसा हुआ कि विदेश मंत्री ने रूस का दौरा किया। एस जयशंकर पिछले साल जुलाई में रूस गए थे, तब से अब तक उन्होंने रूस का दौरा किया है। वैसे तो एस जयशंकर रूस इसलिए गए थे क्योंकि वहां पर ट्रेड, इकोनॉमिक्स, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल और कल्चरल सहयोग के लिए बनी दोनों देशों की इंटर गवर्नमेंटल कमीशन की मीटिंग में बोलना था, और इसमें रूस के ट्रेड मिनिस्टर भी थे। इसके अलावा रूस के विदेश मंत्री से भी उनकी बातचीत हुई। एक बात यह भी है कि यूक्रेन युद्ध शुरू होने से लेकर अब तक के बीच में एस जयशंकर और रूस के विदेश मंत्री की अलग अलग जगह पर 4 बार मुलाकात हो चुकी है। लेकिन भारत के विदेश मंत्री का रूस जाने का जो समय है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरी दुनिया में यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि एस जयशंकर का दौरा वो रास्ते निकालने के भी है जिससे रूस और यूक्रेन का युद्ध फिलहाल के लिए रुकवाया जा सके। यानी भारत युद्ध रोकने के लिए अपने तरफ से इनिशिएट कर रहा है। दुनिया को भारत से उम्मीद इसलिए भी है क्योंकि भारत रूस का भी दोस्त है और पश्चिमी देशों का भी दोस्त है। पुतिन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्सनल केमिस्ट्री भी है। दुनिया को लगता है कि अगर पुतिन को कोई समझा सकता है, रोक सकता है, बातचीत के लिए मना सकता है, तो वो नरेंद्र मोदी और भारत कर सकते हैं, क्योंकि भारत ने ऐसा पहले किया है। जुलाई में रूस को इस बात के लिए राजी किया कि वो यूक्रेन के बड़े अनाज स्टॉक को फ्री कर दे। इसकी डील टर्की और यूएन ने कराई थी, लेकिन पर्दे के पीछे बड़ा रोल भारत ने निभाया था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सितंबर में जब रूस की सेना यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट जापोरिजिया पर भीषण गोलाबारी कर रही थी, तो रूस को इस बात के लिए राजी किया गया था कि वो इस वक्त थोड़ा पीछे हट जाए। आपको यह भी याद होगा कि 16 सितंबर को समरकंद में एससीओ समिट के दौरान पीएम मोदी ने पुतिन से उनके सामने कह दिया था कि यह युद्ध का वक्त नहीं। इसके बाद 4 अक्टूबर को पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से फोन पर बात की और कहा था कि किसी भी शांति प्रक्रिया में भारत अपना योगदान देने के लिए तैयार है। यूक्रेन युद्ध रोकने में भारत ही रोल निभा सकता है, यह तो बहुत दिन से दुनिया मान रही। आपको याद होगा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने यह आइडिया दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर वो यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए बातचीत की पहल के लिए तैयार है। हालांकि फ्रांस और भारत की इस पहल का कोई बड़ा नतीजा नहीं निकला, लेकिन इससे एक बात यह साबित हो गई कि युद्ध रोकने में भारत की भूमिका को ही दुनिया अहम मान रही। और यह फैक्ट है कि जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, तब से लेकर अब तक रूस की सार्वजनिक तौर पर भारत ने कोई आलोचना नहीं की। यूएन में यूक्रेन को लेकर रूस के खिलाफ जितने भी प्रस्ताव आए उसमें भारत वोटिंग से दूर भी रहा। लेकिन यह बात भी सच है कि पहले से भारत कहता आ रहा है कि युद्ध से किसी का भला नहीं होगा। पहले दिन से भारत यह भी कह रहा है कि कूटनीति और बातचीत से रास्ता निकाला जाना चाहिए। लेकिन जब युद्ध नहीं रुका, हालात बिगड़ते चले गए, तो फिर भारत जैसे उन देशों से दुनिया उम्मीद करने लगी जो इस पूरे युद्ध के दौरान निष्पक्ष रहे। बातचीत की पहल में 3 देशों का नाम प्रमुखता से लिया जाता है, भारत का, इजराइल का और यूएई का। और अब सब भारत की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि भारत के विदेश मंत्री की रूस दौरे की टाइमिंग देखिए। इससे ठीक पहले अमेरिका ने यूक्रेन को बड़ा संदेश दिया था। अमेरिकी अखबारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक बाइडेन सरकार ने यूक्रेन से अपील की कि वो ऐसे संकेत दे जिससे रूस को लगे कि यूक्रेन बातचीत के लिए तैयार है, और सार्वजनिक तौर पर यह कहना छोड़ दे कि जब तक पुतिन कुर्सी पर हैं तब तक कोई बातचीत नहीं हो सकती। अमेरिका में इस बात की चिंता है कि जेलेंस्की जिस तरह से किसी भी बातचीत पर आगे न बढ़ने की बातें कर रहे हैं, उससे यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका में यह चिंता बढ़ी है और लंबा चलेगा। खाने पीने की चीजों,
तेल गैस की उपलब्धता और महंगाई पर बड़ा असर पड़ेगा, जिसको लेकर लोग पहले से ही परेशान चल रहे हैं। तो अब अमेरिका को लग रहा है कि यूक्रेन से बोल रहे हैं कि भैया सुनो, बातचीत के लिए तैयार रहो, ऐसा हर वक्त ना दिखाओ कि तुम जो है वो ठोक ही दोगे। यूरोप का हाल तो मैंने आपको पाठशाला में कई बार पहले भी बताया, वहां लोग किस बुरे दौर से गुजर रहे हैं। यूक्रेन में बुरा हाल तो है ही, लेकिन यूरोप में भी बुरा हाल है। काफी ठंड पड़ रही है और इस बीच वहां लाखों लोगों को बिजली नहीं मिल रही। रूस के हमले से यूक्रेन के 40% पावर प्लांट तबाह हो चुके हैं, जिसके कारण यूक्रेन में 14 लाख घरों में बिजली गायब है। 45 लाख लोगों का बिजली कनेक्शन काट दिया गया है। संकट के कारण कई शहरों में बिजली काटी जा रही है। कीव हो गया, चेरनीहाइव हो गया, सुमी हो गया, खार्किव, पोल्टावा, यहां तो दिन में भी नहीं आती भाई, रात की तो छोड़ ही दो। और ठंड पड़ रही है। लोगों से कहा जा रहा है कि वो इलेक्ट्रिक आइटम चार्ज रखें, घरों में पावर बैंक और जनरेटर की व्यवस्था करने के लिए कहा जा रहा है। बिजली संकट के कारण कीव से 30 लाख लोगों को निकालने की भी योजना है, क्योंकि यूक्रेन एक ठंडा देश है, वहां जबरदस्त ठंड पड़ती है। अभी तापमान 60 डिग्री है। राजधानी कीव में तापमान 6-7 डिग्री का चल रहा है, जो रात में 4 डिग्री चला जाता है। खेरसोन, जहां युद्ध हो रहा है, वहां 8 डिग्री तापमान है और रात में -1 चला जाता है भाई। निप्रो में 6 डिग्री, रात में 0 डिग्री। ज़ेपोरिजिया में तापमान 60 डिग्री और रात में -1 डिग्री। अब आप बताइए, माइनस में बर्फ जम जाती है, कुल्फी जम जाती है, और वहां बिजली नहीं होगी तो लोग बचेंगे कि मरेंगे? और ये लगातार हो रहा है, लगातार हो रहा है। इसलिए भारत का इस मदद में उतरना बहुत जरूरी था और अब लोग उम्मीद कर रहे हैं कि भारत ऐसा करेगा तो शायद ये युद्ध रुक जाए। क्योंकि अगर युद्ध वाले इलाके में बर्फबारी हो रही है, इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो लोगों की जान को खतरा है। पाठशाला में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस मंत्री का चैप्टर जिन्होंने मंच से पब्लिक को सॉरी बोल दी। नरेंद्र मोदी के मंत्री कौन है, सॉरी क्यों बोला, आज इसका चैप्टर। क्या हमारे देश में ऐसा बहुत कम होता है कि कोई मंत्री या अधिकारी पब्लिक के सामने आए और कहे कि सॉरी, जो सड़क बनाई है, जो पुल बनाया है या स्कूल बनाया है, वो अच्छा नहीं बना, इसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। यह हमारे यहां के नेताओं से एक्सपेक्ट ही नहीं किया जा सकता, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार के एक मंत्री ने ऐसा किया। यह जिम्मेदारी और जवाबदेही बहुत कम लोगों में दिखती है, जो नरेंद्र मोदी के मंत्री में दिखी। सार्वजनिक मंच से उन्होंने माफी मांगी और इन मंत्री का नाम है नितिन गडकरी, जो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं। नितिन गडकरी 2 दिन पहले सोमवार को मध्य प्रदेश में थे। वहां जबलपुर और मंडला के बीच बन रही 543 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजना का शिलान्यास और लोकार्पण करने गए थे। नितिन गडकरी की आदत है कि वो किसी भी प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने से पहले उसे चेक करने जाते हैं, कितना काम हुआ, कैसा काम हुआ, एक एक चीज की जानकारी लेते हैं। यहां भी ऐसा ही हुआ। इस सड़क के उद्घाटन से पहले नितिन गडकरी ने सड़क को भी चेक किया, जिसमें सड़क के एक हिस्से को देखकर वो थोड़े नाराज हो गए, क्योंकि इस हिस्से पर अच्छा काम नहीं हुआ था। इसके बाद नितिन गडकरी पब्लिक के बीच आकर क्या बोले, एक बार पहले वो सुनिए। एक बात वो जो कहते थे, मुझे उस बात का थोड़ा सा मुझे दुख भी है और दर्द भी है, और मुझे उसमें कोई कमपना नहीं लगता कि अगर गलती है तो उसके लिए माफ़ी भी मांगनी चाहिए। आपका जो मंडला से जबलपुर रोड है, उसमें बरेला से मंडला ये 400 करोड़ का 63 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर का जो काम हो रहा है, उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। अब प्रॉब्लम यह है, बहुत सी दिक्कतें आई है और बहुत सी बार आपको तकलीफ हो रही है। आज मैं यहाँ आने के पहले ही मेरी अधिकारियों से बातचीत हुई है, उसको जितना काम बाकी है उससे म्यूचुअल कंसेंट से बात करके वो सस्पेंड कर दो, पुराने काम को रिपेयर करो, नया टेंडर निकालो और जल्दी ये रोड अच्छा पूरा करके दो, ये मैंने उनको आदेश दिया है। अभी तक इसके लिए आपको जो तकलीफ हुई है उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। भाई मंत्री जी का क्या था,
आए थे, उद्घाटन करके चले जाते, बाद में जो होता देखा जाता, एक आधा कहीं छप जाता, कुछ बात होती। ऐसी कोई बात तो थी नहीं कि पूरी सड़क ही टूट गई थी। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री नितिन गडकरी ने बीच मंच पर माफी मांगी, और पब्लिक के बीच आकर माफी मांगने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। नितिन गडकरी ने इस कार्यक्रम में पब्लिक से 2 बार माफी मांगी। वो चाहते तो अकेले में अधिकारियों को निर्देश दे सकते थे कि इस सड़क को बनाने वाली कंपनी या ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करो या टेंडर कैंसिल कर दो। बहुत आसान था, बहुत मामूली सी बात थी। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने जनता से माफी मांगी, क्योंकि इस सड़क के घटिया निर्माण की वजह से लोगों को परेशानी हो रही थी, और देश के सड़क परिवहन मंत्री होने के नाते उन्होंने इस जिम्मेदारी को स्वीकार किया, माफी मांगी पब्लिक से। नितिन गडकरी ने जिस मंच से लोगों से माफी मांगी, उस वक्त मंच पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव के अलावा उस इलाके के सांसद, विधायक, हाईवे के कई अधिकारी सब मौजूद थे। लेकिन नितिन गडकरी ने इस बात की परवाह नहीं की कि पब्लिक के सामने सरकार की आलोचना से कैसा लगेगा। उन्हें जो ठीक लगा उन्होंने कहा और पब्लिक से माफी मांग ली। आमतौर पर हमारे देश में मंत्री और अधिकारी जनता से माफी नहीं मांगते। उन्हें लगता है कि बहुत ऊंचे पद पर बैठे लोग हैं, वोट मांग सकते हैं, माफी नहीं मांग सकते। माफी क्या मांगना पब्लिक से, इस सोच से चलते हैं नेता। क्योंकि इंडिया जापान तो है नहीं, जापान थोड़ी है इंडिया, जहां ट्रेन 36 सेकंड लेट हो जाए तो रेलवे के अधिकारी पब्लिक से माफी मांग लेते हैं। 36 सेकंड ट्रेन लेट हो जाए। कुछ साल पहले टोक्यो में रेलवे की गलती से एक बुलेट ट्रेन 20 सेकंड, 20 मिनट नहीं कह रहा हूं, 20 सेकंड पहले रवाना कर दी गई। अर्ली डिपार्चर हो गया, बहुत से लोगों की ट्रेन छूट गई। अच्छा, हमारे तरह के जो है वहां लोग नहीं है कि पहले से जाके बैठ गए आराम से, किताब उताब खरीद लो। वो पहुंचे टाइम पे, देखे 20 सेकंड पहले ही ट्रेन चली गई, तो लोगों की ट्रेन छूट गई। वहां के रेलवे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, माफी मांगी कि भाई हमसे गलती हो गई, ट्रेन पहले चली गई। हमारे यहां माफी तो छोड़िए, पूरा का पूरा सिस्टम लीपापोती में लग जाता। हमारे यहां तो बोल देते कि आप पहले क्यों नहीं आए, पहले आके बैठना चाहिए था, लास्ट में 20 सेकंड का क्या इंतजार कर रहे थे। आपने कभी बीएमसी के मेयर या अधिकारियों को मुंबई की जनता से माफी मांगते देखा है? मुंबई हर साल पानी में डूबती, सड़कों पर ये बड़े बड़े गड्ढे, एक्सीडेंट हो जाता है, लोगों की जान चली जाती है। मुंबई के नाले साल भर साफ नहीं होते, और यह हाल तब है जब मुंबई की नगरपालिका देश की सबसे अमीर नगरपालिका है, और ये गड्ढे हैं मुंबई के, हर साल के हैं। आपने आज तक किसी मेयर को माफी मांगते देखा है कि इतना पैसा हमारे पास भर भर के है, लेकिन हम आपको ढंग की सड़क नहीं दे पा रहे, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं? ये आपको बता रहा हूं, इससे आपको समझ में आएगा कि नितिन गडकरी की मंत्री, मोदी सरकार के मंत्री की माफी जो है वो क्यों बड़ी बात। बीएमसी जिसकी बात कर रहा हूं, इसका 2022-23 के लिए जो बजट है वो कितना आपको पता है? 45,949 करोड़ रुपए। 45,949 करोड़ रुपए। लेकिन मुंबई की हालत को यह देखकर यह बजट कहां खर्च हो रहा है आपको पता चल रहा है? और मुंबई के गड्ढों की बात करूं, 2013 से लेकर 2019 के बीच मुंबई की सड़कों के 24,000 गड्ढे ठीक करने के लिए इन भाई लोगों ने कितना पैसा खर्च किया आपको पता है? 100 करोड़ रुपए, मात्र 100 करोड़ रुपए, मात्र 100 करोड़ रुपया। 2013 से 2019 6 साल में 100 करोड़ रुपए खर्च किए उस संस्था ने जिसमें 45,949 करोड़ रुपए का बजट है। और तब मुंबई की सड़कों पर अगर गड्ढे नहीं दिखेंगे तो क्या दिखेंगे? लेकिन ये लोग माफी मांगते हैं। मुंबई में 500 से ज्यादा एक्सीडेंट सिर्फ गड्ढों की वजह से होते हैं, जिसमें 150 लोग मारे जाते हैं। लेकिन अब तक किसी भी बीएमसी के मेयर ने, कमिश्नर ने, किसी अधिकारी ने मुंबई की जनता के सामने आकर हाथ जोड़कर माफी मांगी? किसी ने नहीं।
हर साल होने वाली 150 लोगों की मौत की जिम्मेदारी तक नहीं ली। नितिन गडकरी ने इस परंपरा को तोड़ने का काम तो किया और देश की सरकारों और सिस्टम को यह मैसेज दिया कि अगर आपकी गलती है तो जनता से माफी मांगने से छोटे नहीं हो जाइएगा। नितिन गडकरी के माफी मांगने के पीछे छिपी उनकी हिम्मत की भी बात करनी जरूरी है। नितिन गडकरी को देश में सड़कों का कायाकल्प करने के लिए जाना जाता है। 2014 में सड़क परिवहन मंत्रालय को संभालने के बाद देश में रोजाना लगभग 36 किलोमीटर हाईवे का निर्माण हो रहा है। 2014 से पहले रोजाना 15 किलोमीटर हाईवे बनता था, अब 36 किलोमीटर डेली बन रहा है। यानी अब हाईवे के बनने की स्पीड दोगुनी से ज्यादा है। और 2013-14 में देश में 4260 किलोमीटर हाईवे का निर्माण हुआ था, जो अब बढ़कर 13,327 किलोमीटर पर है। तो जब आप इतना काम करेंगे तो गलती की गुंजाइश रहती है, लेकिन गलती का दूसरा पहलू यह भी है कि जब गलती को मान लिया जाता है तो दूर करने के रास्ते खुल जाते हैं। कुछ साल पहले नितिन गडकरी ने यह माना था कि देश भर के हाईवेज पर करीब 800 एक्सीडेंट पॉइंट्स हैं, जहां हर साल 5 लाख से ज्यादा सड़क दुर्घटना होती है। इसके बाद उन्होंने वादा किया कि 2025 के अंत में इनमें से ज्यादातर एक्सीडेंट पॉइंट्स को ठीक किया जाएगा, जिससे सड़क दुर्घटनाओं को 50% कम किया जा सकता है। 2020 में सड़क मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें यह माना कि देश के सड़कों पर ट्रक ड्राइवर सालाना 48,000 करोड़ रुपए की रिश्वत देते हैं। अब बीमारी पकड़ में आ रही है तो इलाज भी ढूंढा जा रहा है, और इन मामलों को कम करने के लिए देश भर में नियम तोड़ने वालों के खिलाफ ऑनलाइन चालान की व्यवस्था बढ़ाई जा रही है, ताकि नियम तोड़ने वालों को सड़क पर रिश्वत देनी ना पड़े। एक तरफ जवाबदेही तय हो रही है तो दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर भी काम चल रहा है। पाठशाला में अब मैं आपको बेंगलुरु एयरपोर्ट के नए टर्मिनल की तस्वीरें दिखाऊंगा, जिन्हें देखकर आप हैरान और खुश हो जाएंगे। हैरान इसलिए क्योंकि इसे देखकर आपको लगेगा कि आपकी किसी एयरपोर्ट पर नहीं बल्कि हरे भरे गार्डन में घूम रहे हैं आप। और खुशी इस बात की क्योंकि यह एयरपोर्ट दुनिया का सबसे शानदार और भव्य एयरपोर्ट बनने की श्रेणी में आने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को बेंगलुरु के कैंपगोड़ा हवाई अड्डे के नए टर्मिनल 2 का उद्घाटन करेंगे। इसे करीब 5,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। और इसकी खासियत क्या है सुन लीजिए, देखने में तो जबरदस्त लग ही रहा है। इस एयरपोर्ट को गार्डन सिटी ऑफ बेंगलुरु की थीम पर डिजाइन किया गया है, इसलिए इसमें हैंगिंग गार्डन तैयार किए गए। इसके अलावा दीवारों पर असली पौधे और फूलों को भी लगाया गया। इस टर्मिनल में आने वाले यात्रियों को गार्डन में घूमने जैसा अनुभव होगा। यहां करीब 10,000 वर्ग मीटर में ग्रीन एरिया तैयार किया गया। सबसे खास बात यह है कि यह ग्रीन एरिया स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया। यह देश का 100% रिन्यूएबल एनर्जी से चलने वाला एयरपोर्ट होगा। टर्मिनल T2 के शुरू होने के बाद बेंगलुरु एयरपोर्ट की सालाना पैसेंजर हैंडलिंग क्षमता 2.5 करोड़ से बढ़कर 5 करोड़ हो जाएगी, यानी दोगुनी। यह बदलते भारत की वो भव्य तस्वीर है जिसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में हुई, और यही वजह है कि दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसीज भारत को सबसे तेजी से उभरती हुई आर्थिक शक्ति कह रहे हैं। तो एक तरफ ताबड़तोड़ काम हो रहा है और दूसरी तरफ अगर गलती हो जाए तो माफी मांगने की परंपरा भी आगे बढ़ती है। लेकिन अब पाठशाला में आपको मेडिकल साइंस के सबसे बड़े चमत्कार का चैप्टर खोलकर बताता हूं कि हमारे शरीर में जो ब्लड बनता है अब वो कैसे लैब में बनना शुरू हो गया है। क्या आपको अंदाजा है, पता है कि पूरी दुनिया में खून की कमी से हर साल 5 लाख लोगों की मौत होती है। अगर इन लोगों को समय पर खून मिल जाए तो इन लोगों की मौत को रोका जा सकता है। इसलिए आपसे यह अपील की जाती है कि रक्तदान कीजिए ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। इस गंभीर समस्या को देखते हुए ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने लैब में खून तैयार कर लिया है, जिसे लैब ग्रोन ब्लड कहा जा रहा है। ब्रिटेन की कैम्ब्रिज और ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी समेत कई संस्थानों के वैज्ञानिकों ने मिलकर इस लैब ग्रोन ब्लड को तैयार किया है। लैब में तैयार यह ब्लड शरीर में कैसे काम करेगा, कितना असरदार है, यह जानने के लिए इसका ट्रायल शुरू किया गया। पहले दौर के ट्रायल में 2 लोगों को 5 से 10 मिलीलीटर के बीच यानी 1 से 2 चम्मच की मात्रा में खून चढ़ाया गया।
लैब में बनाए गए खून के मौजूद रेड ब्लड सेल्स शरीर में मौजूद ब्लड सेल्स की तुलना में कितने असरदार हैं, इस पर वैज्ञानिकों की नजर रही। सबसे अच्छी बात यह है कि जिन 2 लोगों को यह ब्लड चढ़ाया गया उनमें अभी तक किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखा। दोनों लोग पूरी तरह से स्वस्थ हैं। इस ट्रायल के दूसरे फेज में 10 लोगों को शामिल किया जाएगा, जिन्हें अगले 4 महीने में 2 बार लैब में बना हुआ खून चढ़ाया जाएगा। इसमें एक बार ओरिजिनल ब्लड यानी सामान्य ब्लड चढ़ाया जाएगा और दूसरी बार लैब में बना खून दिया जाएगा। अगर यह ट्रायल कामयाब रहता है तो मेडिकल साइंस एक बहुत बड़ी खोज कर रहा है, यह मान के चलिए। आप में से बहुत से लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि लैब में ब्लड कैसे बनाया जा सकता है। हालांकि बहुत टेक्निकल विषय है, लेकिन मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं। हमारे शरीर में क्या होता है, स्टेम सेल्स होते हैं। इसको थोड़ा समझिए। ये हो गया शरीर, और इस शरीर के अंदर होते हैं स्टेम सेल्स जो रेड ब्लड सेल्स बनाने में मदद करते हैं, आरबीसी जिसको कहते हैं। इस सिद्धांत को वैज्ञानिकों ने लैब में डेवलप किया। लैब में भी स्टेम सेल्स को तैयार किया गया, इसको जिसकी मदद से रेड ब्लड सेल्स तैयार की गई। इस पूरी प्रोसेस में करीब 21 दिन का समय लगता है। 21 डेज में खून बन जाता है और करीब 5 लाख स्टेम सेल से 5000 करोड़ रेड ब्लड सेल्स बनाई जा सकती है। यह फिलहाल एक बहुत महंगी और कठिन प्रोसेस है, लेकिन सब कुछ ठीक रहा तो इसे आसान बनाने में मदद मिल सकती है। ठीक उसी तरह जब आज से 250 साल पहले 1772 में लैब में ऑक्सीजन गैस को बनाया गया था। यह भी मेडिकल साइंस का एक बड़ा कारनामा था। तब लोगों को लगा था ऑक्सीजन बनने से क्या होगा। आज देखिए ऑक्सीजन के जो सिलेंडर हैं वो कितनी जिंदगियां बचाते हैं। वैसे ही अगर ये ब्लड जो लैब में बन रहा कामयाब रहा तो अनगिनत जिंदगियां बचेंगी। पाठशाला में आज के लिए इतना ही। कल रात 8:50 पर मुलाकात होगी। नमस्कार।